Good morning, friends. Good morning. Today we'll discuss about emergency, particularly आर्टिकल 352। कल हमने अपनी वीडियो में बेसिक्स डिस्कस किए थे इमरजेंसी के, कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, कुछ क्यूरियोसिटी कुछ क्वेश्चंस थे। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहली इमरजेंसी जो आती है आर्टिकल 352 के अंडर, उसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। और एक क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग में ही जनरल नॉलेज के लिए बता देती हूँ। अगर कहीं पे लिखा हो ना कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, प्रोक्लेम हो गई इमरजेंसी, तो उसका मतलब वो नेशनल इमरजेंसी होती है। उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ नेशनल इमरजेंसी होती है, ना कि फाइनेंशियल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल। तो सबसे पहले आज हम करेंगे आर्टिकल 352, दैट इज़ नेशनल इमरजेंसी। ठीक है। और अब नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कौन करता है, यानी कि इसकी घोषणा कौन करता है? तो इसकी घोषणा करते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेंगे कि नेशनल इमरजेंसी लग गई है, और वो बिना किसी, और अब देखो कि ये तो बता दिया कि प्रेसिडेंट लगाते हैं, लेकिन किस बेस पे लगाते हैं? या तो कोई भी वॉर होने वाला हो, या फिर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या फिर आर्म्ड रिबिलियन हो। ठीक है। आर्म्ड रिबिलियन को पहले बोलते थे, 44th अमेंडमेंट से पहले बोलते थे उसको, आर्म्ड रिबिलियन को इंटरनल इमरजेंसी। ठीक है, वो मैं बताऊंगी आगे। लेकिन अब 3 ग्राउंड है हमारे, या तो युद्ध हो रहा हो, या एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या फिर आर्म्ड रिबिलियन हो, तब प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेंगे नेशनल इमरजेंसी। लेकिन प्रेसिडेंट के पास पावर है कि इन तीनों के होने से पहले भी वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है प्रेसिडेंट। वैसे तो जब हम जैसे आगे आगे वीडियोस डिस्कस करेंगे तो मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगी जिसमें पावर होंगी प्रेसिडेंट की, पीएम की, सीओएम की। सीओएम बोले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो अब जैसे प्रेसिडेंट है, वैसे आपको आई थिंक आपको, मतलब ये तो कभी आपने सुना होगा कि ऐसे कह नहीं देते हैं प्रेसिडेंट के पास तो कुछ भी पावर नहीं होती, सारा काम वो पीएम के कहने पे करता है। तो अब यहाँ पे जब प्रेसिडेंट घोषणा कर रहे हैं इमरजेंसी की, तो प्रेसिडेंट के पास सिर्फ उनकी पावर है, या फिर उनको पीएम का सजेशन चाहिए, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको कहेंगी, तो प्रेसिडेंट कैसे प्रोक्लेम करेंगे? तो ये लिखा हुआ है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी तभी प्रोक्लेम करेंगे जब उनको रिटन रिकमेंडेशन मिलेगी। कहाँ से? कैबिनेट से। अब कैबिनेट में पीएम भी होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होता है। अब ये भी नहीं चलेगा कि पीएम ने कह दिया प्रेसिडेंट को कि आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो तो प्रेसिडेंट कर देंगे, नहीं। हमें चाहिए होएगा कि जो कैबिनेट है, कैबिनेट का भी, और कैबिनेट में सीओएम तो आते ही हैं, उन सब की रिकमेंडेशन पे ही जो है प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेंगे कोई भी। ठीक है। अब उसके बाद प्रोक्लेम तो हो गया, अब अप्रूव कैसे होएगी? प्रेसिडेंट ने कह दिया, रिटन रिकमेंडेशन मिल गई, ठीक है। अब बात आती है कि अप्रूव कैसे होएगी। अप्रूव होने के लिए क्या चाहिए? अप्रूव होने के लिए क्या चाहिए? देखो, अप्रूव होने के लिए सबसे पहले चाहिए कि दोनों हाउस में, पहले दोनों हाउस के लिए लेते हैं, दोनों हाउस जो हैं वो इमरजेंसी को अप्रूव करेंगे, तब 1 महीने के अंदर, उसकी इशू डेट के 1 महीने के अंदर। मान लो आज प्रेसिडेंट जी ने प्रोक्लेम कर दी, इशू कर दी, तो उसके 1 महीने के अंदर दोनों हाउस के द्वारा जो इमरजेंसी है वो अप्रूव होनी चाहिए। वो भी किससे होनी चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी के साथ होनी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी बोले तो अब यहाँ पे कौन सी लगी? एक तो पहले कि जो हाउस की टोटल मेंबरशिप है, मान लो लोकसभा है, लोकसभा की जितनी भी टोटल मेंबरशिप है उसकी मेजोरिटी चाहिए। मेजोरिटी तो आप समझते होगे, 50 से एक ज़्यादा मेजोरिटी हो जाती है। ठीक है। और दूसरी क्या चाहिए उसके साथ साथ? उसके साथ साथ क्या चाहिए? जो लोकसभा में जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं उसकी 2/3 प्रेजेंट और वोटिंग चाहिए। ये दोनों चीज़ साइमल्टेनियसली चाहिए, तभी कोई इमरजेंसी जो होएगी वो अप्रूव होएगी। दोनों हाउस में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, दोनों ऐसे ही अप्रूव करेंगी। ठीक है। ये तो हो गई नॉर्मल सी कॉमन सी बात कि दोनों हाउस सेशन में है और अप्रूव कर दिया किसके? 1 महीने के अंदर। जो ये 1 महीने है, ये डेट हमें याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आगे आपको मैं पढ़ाऊंगी कौन कौन से इमरजेंसी, जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल पढ़ाऊंगी, वहाँ पे ये टाइम पीरियड 2 महीने हो जाता है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो। तो उसको जल्दी अप्रूव कराना होता है कि भाई डिले ना करो, 1 महीने में ही हमें फाइनलाइज करके दे दो। अब बात करते हैं, मान लीजिए लोकसभा जो है वो सेशन में ना हो,
क्योंकि लोकसभा का आपको पता है हर 5 साल में इलेक्शन होता है, तो वो टाइम पीरियड चल रहा हो कि जब लोकसभा है वो क्या है, सेशन में ही ना हो, या तो डिज़ोल्व हो रखी हो, ठीक है, सेशन में ही नहीं है लोकसभा, तो क्या करेंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आगे खड़ा होता है, राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, वो तो सेशन में रहेगा, तो जो हमारे पास सिनेरियो बनता है वो यही बनता है कि लोकसभा सेशन में हमारे ना हो। तो जब लोकसभा सेशन में नहीं हो तो उस टाइम पे क्या करेंगे, लोकसभा सेशन में नहीं है तो उस टाइम पे जो राज्यसभा है वो अप्रूव कर देगी। राज्यसभा का ही एक जो खुद का उनका होगा अप्रूवल, वही माना जाएगा, वो उसको अप्रूव कर देगी, और इसका मतलब हो जाएगा कि पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, क्योंकि कई बार आप क्वेश्चंस देखते हो, जैसे मैंने भी देखा है यूपीएससी की टेस्ट सीरीज मार्केट में जो अवेलेबल है, उसमें वो एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि ना डिफरेंस बिटवीन पावर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। तो यहीं से ही माइंड सेट करके चलो, एक ये भी डिफरेंस है। जनरली लोगों को क्या पता होता है कि मनी बिल हो गया, ठीक है, और मनी बिल स्टार्ट सिर्फ लोकसभा से होता है, राज्यसभा उसको स्टार्ट नहीं कर सकता, एक दो चीज़ें पता होती हैं। लेकिन ये चीज़ भी ध्यान रखने की है कि अगर जब लोकसभा सेशन में नहीं है तो राज्यसभा के पास पावर होती है कि वो उसको अप्रूव कर दे, ठीक है, अप्रूव कर दिया। लेकिन मान लो अब तो सेशन में नहीं है लोकसभा, लेकिन जब सेशन में आएगी तो क्या होएगा, तो जब वो सेशन में आएगी मतलब रीअसेंबल होएगी, उसके 30 डेज़ के अंदर लोकसभा को भी उसको अप्रूव करना पड़ेगा। तो 30 डेज़ के अंदर लोकसभा भी उसको अप्रूव कर देगी, तो वो अप्रूव माना जाएगा। इस तरीके से काम करता है पार्लियामेंट अप्रूवल। अब देखते हैं ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए चल सकती है। नेशनल इमरजेंसी लगा दी, कितने टाइम तक चलेगी, इसकी जो ड्यूरेशन है वो कितने दिन तक चलेगी। तो ड्यूरेशन का हम देखते हैं। ड्यूरेशन ध्यान रखने की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इसकी ड्यूरेशन होती है वो इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए होती है, कि ये कभी तक भी चल सकती है, मतलब पूरा लाइफ टाइम, जब तक अर्थ है तब तक आप इसको चला सकते हो। लेकिन शर्त ये है कि आपको इसको 6 महीने के अंदर, हर 6 महीने के अंदर आपको अप्रूव कराना पड़ेगा। जैसे लगी थी ऐसे ही अप्रूव कैसे होएगा, सेम प्रोसीजर है जैसे जब स्टार्टिंग में हमने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी कि स्पेशल मेजोरिटी, लोकसभा राज्यसभा दोनों ने स्पेशल मेजोरिटी से उसको अप्रूव किया था, राज्यसभा और लोकसभा ने। तो उसी तरीके से हमें हर 6 महीने में इसको अप्रूव कराना पड़ेगा, तो आप इसको इनडेफिनिट टाइम पीरियड तक चला सकते हो। ये हो गया इसका अप्रूवल। हमने अप्रूवल भी देख लिया, उसकी ड्यूरेशन भी देख ली, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसको रिवोकेशन कैसे होगा, इसको हटाएगा कौन। लगा तो दी, लगाई किसने बताओ, किसने लगाई, अभी बताया था प्रेसिडेंट ने लगाई। अब हटाएगा कौन, ऑब्वियस है हटाएगा भी प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट उसको हटा देंगे किसी भी टाइम पीरियड पे। प्रेसिडेंट को लगा कि मुझे हटा देनी चाहिए तो प्रेसिडेंट उसको हटा देंगे। यहाँ पे प्रेसिडेंट को कोई भी अप्रूवल नहीं चाहिए पार्लियामेंट से कि वो लिख के देंगे कि आप हटाओ, नहीं, प्रेसिडेंट की मर्जी है, उनको लगेगा तो वो हटा देंगे। ये प्रेसिडेंट के पास पावर है। जैसे उनके पास वीटो, में जब प्रेसिडेंट पढ़ाऊँगी तो वीटो भी पढ़ाऊँगी। जैसे वीटो, एक वीटो होती है सस्पेंसिव वीटो, एक होती है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या होती है, प्रेसिडेंट अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं किसी भी बिल को, तो यूज़ कर सकते हैं, उनकी इच्छा के है। तो ऐसे ही प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे एक पावर है कि वो कभी भी अपनी मर्ज़ी से हटा सकते हैं, ठीक है जी, हटा दिया। एक तो ये हो गया। अब दूसरा क्या होएगा, दूसरा कब हट सकती है, मान लो प्रेसिडेंट नहीं हटाना चाह रहे, उनका मन नहीं किया, मतलब मन इन द सेंस मतलब कि वो उन्होंने नहीं हटाया है, तो क्या करेंगे, अगर लोकसभा एक सिंपल मेजोरिटी से, कौन सी मेजोरिटी से, सिंपल, लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास कर दे, एक रेजोल्यूशन पास करके प्रेसिडेंट को दे दे कि आप इस इमरजेंसी को हटा दीजिए, तो प्रेसिडेंट हटा देंगे, ठीक है। वैसे एक और होता है जो शायद लक्ष्मीकांत में मेंशन है, वो ये होता है जो हमारा ये वाला जो आया है ना कि लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करके देंगी तो प्रेसिडेंट हटा देंगे। ये जो आया है, ये आया है हमारा 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 की, ऐसे हटेगी, ठीक है। 44th अमेंडमेंट ने लिखा है। और उसमें एक और चीज़ लिखी गई है कि जो 1/10 मेंबर है लोकसभा के, कितने मेंबर, 1/10 मेंबर से मेरे को एक बात ध्यान आई, मैं ऐसे बता रही हूँ जनरल नॉलेज के लिए। कोरम, कोरम क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कोरम, कोरम क्या होता है आप मुझे बताएंगे जिसको पता है। और ये 1/10 मैंने लिख दिया है, कोरम पूछ रही हूँ तो ऑब्वियस है, बहुत क्लियर है, कोरम क्या होता है बता देंगे, अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट में बता दूंगी। 1/10 से मुझे याद आया तो मैंने बता दिया। बाय द वे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। वो क्या था कि लोकसभा के जो है 1/10 मेंबर,
लोकसभा के 1/10 मेंबर जो हैं वो एक रिटन नोटिस देंगे। किसको देंगे? स्पीकर को देंगे। मान लो स्पीकर लोकसभा सेशन में नहीं है या स्पीकर प्रेजेंट नहीं है या कुछ भी है, बोले तो स्पीकर अवेलेबल नहीं है, तो किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे कि भाई ये हटा दो। ठीक है, तो उसके 14 दिन में एक स्पेशल सिटिंग बुलाई जाएगी इस जो उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया है डिसअप्रूव करने के लिए कि भाई अभी जो ये है इमरजेंसी चलेगी या नहीं चलेगी, इसको देखने के लिए। ठीक है, ये भी बात हो गई। अब बात आती है कि इसका जुडिशियल रिव्यू है या नहीं है। वैसे देखो, एक बात कही जाती है, मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, मोस्टली हर एक चीज़ का जुडिशियल रिव्यू हमारे पास अवेलेबल है। जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, तो इमरजेंसी जो प्रोविजंस हैं उनका भी जुडिशियल रिव्यू हमारे पास अवेलेबल है। और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया? देखो, इमरजेंसी के रिगार्डिंग जुडिशियल रिव्यू को लेके दो हमारे पास अमेंडमेंट हैं। एक अमेंडमेंट है हमारे पास 38th अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें मना कर दिया गया कि जुडिशियल रिव्यू नहीं है। किसका? इमरजेंसी का। लेकिन उसके बाद एक और अमेंडमेंट आया, वो कौन से केस के थ्रू आया? मिनर्वा मिल्स केस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिनर्वा मिल्स केस में कहा गया कि इसमें 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 की जो इमरजेंसी है उसका जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल है कि वो ऐसे ही इर्रेलेवेंट फैक्ट्स पे नहीं लगा दिया हो। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि जैसे मान लो कोई भी हाउस की मेजॉरिटी नहीं है और प्रेसिडेंट कह दे कि इमरजेंसी लगा दो। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें जुडिशियल रिव्यू दिया गया है कि हम देखें कि वो रेलेवेंट भी है या नहीं है, ऐसे ही बोगस है या मालाफाइड है, ऐसे ही लगा दिया। वैसे मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे बताऊंगी कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर यूज़ क्या होता है, कि कौन कौन से तरीके से हम इमरजेंसी लाएंगे और कौन कौन से नहीं लाएंगे। ठीक है, उसके बाद इतना हो गया हमारा। अब उसके बाद आता है कि आज तक ये लगी है नहीं लगी है, जो नेशनल इमरजेंसी है वो आज तक लगी है या नहीं लगी है। तो आज तक ये 3 बार लगी है। 1977 के बाद ये नहीं लगी है। आज तक 3 बार लगी है। 3 बार कब लगी है? 62 में, 71 में और 75 में। 1962, 1971, 1975। ठीक है, और 1977 के बाद से ये नहीं लगी है। 70 आप कहोगे कि 75 के बाद 77 के बाद क्यों नहीं लगी? क्योंकि जो 1975 का था उस पर इमरजेंसी लगी थी और उसको 2 बार बढ़ाया गया था। 1976 में जो लोकसभा का टाइम था वो बढ़ाया गया था। वो मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि क्या इफ़ेक्ट होता है अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है, तो उसकी लोकसभा की लाइफ कैसी होएगी, राज्यसभा की लाइफ कैसी होएगी, ऑब्वियसली स्टेट लेजिस्लेचर की लाइफ कैसी होएगी। तो जो 1975 वाली इमरजेंसी थी उसको 2 साल तक बढ़ाया गया था, इसलिए 97 के बाद तक 1977 के बाद तक आज भी कोई इमरजेंसी नहीं लगी है। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं, ऐसी फैक्ट है छोटा सा, कि 44th अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ था उसमें जो इंटरनल इमरजेंसी थी ना, इंटरनल इंटरनल जो डिस्टर्बेंस थी, उस वर्ड को रिमूव कर दिया गया था और फिर आर्म्ड रिबिलियन ऐड कर दिया गया था। मैंने आपकी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन है उसके लिए 3 वर्ड हैं, या तो वॉर हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हो या फिर आर्म्ड रिबिलियन हो। ये 3 के बेस पे आ सकती है। तो आर्म्ड रिबिलियन को पहले हम बोलते थे इंटरनल डिस्टर्बेंस और इंटरनल डिस्टर्बेंस को ही बोलते थे इंटरनल इमरजेंसी। ठीक है, तो वो 44th अमेंडमेंट के द्वारा हटाया गया था। ये बात होगी। अब ये सारा वीडियो जो है ये अभी इसमें रहता है, इसमें क्या रहता है कि क्या इफ़ेक्ट होएगा, इमरजेंसी का जो इफ़ेक्ट होंगे वो रहते हैं। अब उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो करना नहीं चाहती। सेंटर स्टेट रिलेशंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, लोकसभा की लाइफ कैसी हो जाएगी, राज्यसभा की तो परमानेंट होती ही है, स्टेट लेजिस्लेचर की लाइफ पे क्या पड़ेगा, उनकी एक्सटेंड होएगी या क्या होएगा, और फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट हमारे जो है हमसे ले लिए जाएंगे या कौन कौन से इफ़ेक्ट होंगे। उसमें 2 आर्टिकल आते हैं जिसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, बहुत बहुत बेसिक और बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। होप सो आपको वीडियो पसंद आए। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।